भी बरवाड़ा से कई सालों तक म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान रहे। बलदेव सिंह जी बैठे हैं, हमारी मैडम संध्या बजाज, जब मैं मंत्री था उस वक्त ये चेयरमैन कारपोरेशन, इनके हस्बैंड बड़े सीनियर एडवोकेट, बहुत बड़ी ऊंची पोजीशन में रही है। सुरेंद्र मक्कड़, अमीर चंद जी मक्कड़, मेरे आप कह सकते हो कि सबसे नजदीकी अगर कोई मित्र, 3 बार झांसी हल्के से एमएलए रहे, और मैं समझता हूं कि हमारे समाज के लिए जितना काम उन्होंने किया शायद पूरे प्रदेश में किसी ने किया हो। तो उनके प्रधान सुरेंद्र मक्कड़ जी बैठे हैं, मदन लाल जी कत्याल जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 12 सालों तक मेंबर रहे, कई ऊंची पोजीशन में रहे। हमारे साथ कन्हैया लाल जी पावा, पूरे गुड़गांव में आप एंटर कर जाओ तो वोट के नाम से अगर किसी दीवार के साथ भी खड़े होकर पूछोगे तो कहेंगे गोल फला बैठा हुआ मिल जाएगा, सबसे बेहतरीन। मैं आज इनको अलग ले जाके यही कह रहा था कि अगली मीटिंग आपके गुड़गांव में करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इनकी क्षमता, इनकी कैपेसिटी, इनका मनोबल, बहुत ही सुदृढ़ काम करने वाले जमीनी लेवल के ये नेता है। मेरे साथ मेरे दामाद सुशील जुनेजा, मेरे साथ विजय रत्ना जी, लिखा था जो ऑल इंडिया डीएवी संस्थाओं के आज से नहीं कितने सालों तक ये संस्थाओं के सेक्रेटरी और कई स्टेटों के प्रभारी हैं। आप जानते हो कि ये संस्था एक इंटरनेशनल संस्था है और इस हिसार के भी आर्य समाज के प्रधान रहे। और हमारे तो मेरी छोटी बहन की ननद के हस्बैंड है, और मैंने इनको कहा आपने जरूर बढ़ा। तो जितने भी आप बैठे हो ये चुनिंदा साथी, हमारा मकसद, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आज हमने अपने समाज के चुनिंदा आदमियों की मीटिंग बुलाई और पत्रकार भाई या आपकी बगल में लेफ्ट हैंड पे बैठे हैं, उनका टाइम हमने वैसे 1:30 बजे का लंच के ऊपर रखा। आप सबने यहाँ पर खाना खा के जाना है, लेकिन आज हिसार के अंदर कई प्रोग्राम, तो उसकी वजह से अब हो सकता है कि हम आपसे कुछ सुझाव तो देना चाहे। पहले अपना सुझाव दे, फिर उसके बाद क्या हमारा एजेंडा है, क्या हमारी रूपरेखा है, हम क्या करना चाहते हैं अपने समाज के अधिकारों के लिए, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। आज 1947 के बाद आज तक बड़ी लड़ाई लड़ी, रोहतक के अंदर भी बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया, उसमें आप लोग भी उपस्थित रहे, और बड़ा हमारा संघर्ष ये था कि 1966 के बाद, हरियाणा बनने के बाद हमारे समाज का मुख्यमंत्री हुआ, और हुआ। आप सबका प्रेशर, आपकी सबकी भावनाओं को देखते हुए दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया और अनिल विज साहब को होम मिनिस्टर बनाया। लेकिन मैंने एक चीज जो बड़ी साफ लफ्जों में पूछना चाहता था कि 8.5 साल हो गए इस मौजूदा सरकार को, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महाजन साहब कहां है? धन्यवाद महाजन साहब, आपका तो ये हिसाब महाजन साहब के नाम से ही जाना जाता है। मैं तो उनके पास आया करता था, और वो बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर, और जमीनी लेवल के लीडर थे।
जब भी मैं हिसार आता हूं तो यहीं से वापस हो लेता हूं कि महाजन साहब तो है नहीं, मिलेंगे किसको, विचारों का आदान प्रदान किससे करेंगे। तो मैं सारी बातें आज उनका मैं वेलकम करता हूं, हमारे बीच में आए हैं, उनका खैर मकदम करता हूं। और ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैसेज है। मैं जो बात कहना चाहता था वो कि मुख्यमंत्री महोदय इस प्रदेश में 35 सालों तक एक ही कम्युनिटी का राज रहा है। हम कोई उस कौम के खिलाफ नहीं है। पंजाबी एक हिंदू और खत्री का मतलब नहीं है। पंजाबी एक कल्चर है जो पंजाब से जो आफ्टर पार्टीशन जो लोग यहां पर 1947 के बाद स्थापित हुए उसमें सरसे के इलाके के सिंगलाज भी है। जगदीश नारायण जी हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी पंजाब उसके पाकिस्तान से आए थे। मजली सिख भी है, पंजाबी ब्राह्मण भी है। हर जाति के 36 जाति के लोग 1947 के बाद उस त्रासदी के बाद यहां पर आकर लाखों की संख्या में स्थापित हुए। तो मेरे कहने का भाव यह है कि यहां पर 35 सालों तक एक ही कम्युनिटी का राज रहा। चौधरी बंसीलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, श्री ओम प्रकाश जी चौटाला भी मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री रहे, चौधरी हुकम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे। 3 कुनबे तो ऐसे हुए जिन्होंने 10-10 सालों तक राज किया। चौधरी भजनलाल का 11 साल राज रहा, चौधरी बंसीलाल जी का उनका भी 11 साल रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी 6 साल रहे, ओम प्रकाश जी चौटाला भी 5-6 साल रहे, चौधरी हुकम सिंह भी रहे। मेरे कहने का भाव यह है कि आज सबसे बड़ा जो सेंसिटिव मुद्दा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे परिश्रम का, हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आपको मुख्यमंत्री तो हमारे समाज से बनाया, लेकिन 8.5 सालों में जो हमारा बैकवर्ड था, जो हमारी रिक्रूटमेंट के अंदर हमारी नौकरी के हिसाब से हमें कहां कहां स्थान मिला उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें। मैंने ये बात कही थी। आज बड़ा दुख लगता है, बड़ा कष्ट होता है। मैं आपसे रोहतक जिले की बात बताता हूं। डीसी ऑफिस के अंदर मैं गया, मैंने पूछा भाई डीसी ऑफिस के एम्प्लॉय कितने? बोला जी 350। मैंने कहा हमारे समाज के कितने हैं? 5 भी नहीं। इट इज सो अलार्मिंग सिचुएशन। आईएएस में, आईपीएस में, एचसीएस में, पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर पिछले 35-40 सालों से जो बैकलॉग हुआ है, जो रिक्रूटमेंट बैकडोर से हुई है, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमें बड़ी खुशी हुई थी, आप चीफ मिनिस्टर बने थे, आप कृपा करके ये बता दीजिए कि 8.5 साल के अंदर हमारे समाज को रिक्रूटमेंट में संख्या के हिसाब से कितने लोगों को नौकरी दी गई। हमने कई बातें भी रखी। आज आप चले जाइए किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप अपनी तादाद संख्या के हिसाब से देख लो कितनी है, आप भी जानते हैं। हमारे चौधरी भजनलाल के टाइम पे 11 मंत्री होते। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन गोविंद लाल जी बत्रा थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस रमेश सहगल थे बंसी के। तो मैं अगर उनके गिनाने लग जाऊं, जब हम लोग थे तो ढीटी रोड के ऊपर चलते थे तो पंजाबी मंत्रियों की, लोगों की लाइनें लगी होती थी और झंडा फहरा हुआ होता था। आज कांग्रेस पार्टी में हमारा एक एमएलए है,
रोहतक से, भारतीय जनता पार्टी के 8 एमएलए। चौधरी देवीलाल जी ने डॉक्टर मंगल सेन जी के साथ समझौता किया और संघर्ष का आह्वान किया। 14 एमएलए बन के आए। डॉक्टर मंगल सेन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, होम मिनिस्टर बनाया और 90 में से 85 सीट लेके आए। ऐसे ही चौधरी भजनलाल ने पंजाबियों का अपने आप को चेहरा अपना मुखौटा बनाकर एक बिश्नोई एमएलए होते हुए इस प्रदेश में 11 साल रूल किया। मैं ये कहता हूं कि 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट में हमारी अर्बन सेक्टर के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट पड़ती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं से एक एक करके लीडरों ने वो कॉन्स्टिट्यूंसी मेजोरिटी हटा दी अपने हाथ। अगर विधानसभा में आपके एमएलए नहीं होंगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर लोकसभा में आपकी नफरी नहीं होगी तो आपकी आवाज लोकसभा में कौन उठाएगा? इन सारे मुद्दों के लिए हमने ये निर्णय किया कि अपने सिलेक्टेड साथियों को इकट्ठा करो और पहले तो जो चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया का, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म, आज पत्रकार भाई बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वो थ्रू मीडिया हमारी बातों को पूरे प्रदेश में, देश में चलाए, लोगों में जागृति पैदा हो और अल्टीमेटली इसी तरह से छोटी छोटी मीटिंगें करके हम लोगों को जागरूक करें और आखिर में एक बहुत बड़ा महाकुंभ जहां ये मेरे साथी तय करेंगे वो महाकुंभ हो। और मैदान साहब आए, वेलकम, आओ आओ साहब, ये हमारे कुरुक्षेत्र से आए हैं परीक्षित जी मैदान, आ जाओ प्लीज, हमारे बहुत बड़े पंजाबी लीडर हैं, वेलकम, आ जाओ आओ सर आओ। तो ये एक हमारा एजेंडा है और उस एजेंडे के ऊपर आप जो छोटे मोटे जो भी अपने सुझाव देना चाहें आप दे सकते हो, प्रजातंत्र है। और उसके बाद जो ये कमेटी तय करेगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मैंने आपको मौखिक तौर पर ये एजेंडा बताया है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा आगे ध्येय क्या है, हमें प्रदेश के अंदर लोगों के पास जाना है, तो अपनी अपनी बातों को कैसे रखेंगे, इन चीजों के लिए हमने ये इस तरह से मीटिंगों का आयोजन किया है। अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप कोई सुझाव, पुख्ता सुझाव देना चाहें तो वो आके दें, ब्रीफ दें, फिर उसके बाद इसको जल्दी समाप्त करेंगे और मीडिया भाइयों को एड्रेस करेंगे। नंदगुरु जी आपको जल्दी पाइए। आज के आयोजक महेंद्र नारायण जी, आज के हिसार के अंदर आयोजक महेंद्र नारायण जी, सुरेंद्र मक्कड़ जी, सुरेश, सुभाष बत्रा जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं हमारी पंजाबी सभा के, एमएल कटियार जी, और हमारे बीच में संध्या बजाज मैडम हैं, परीक्षित मदान जी, सुरेंद्र मक्कड़ जी, अमर अरोड़ा जी, शेखर बत्रा जी, विजय रतरा जी, और हमारे सुशील जुनेदा जी, निखिल बत्रा जी, केएल पावा जो गुड़गांव से गोप के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे मनमोहन कथुरिया। इसके साथ ही साथ हमारे और भी कई साथी यहाँ बीच में आए हुए हैं। मैं उनका मंच की तरफ से स्वागत, वेलकम, धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो धीरे धीरे हमारी पंजाबी कम्युनिटी को साइड किया जा रहा है, उसके लिए हमारे सुभाष बत्रा जी ने और आप सब ने ये जो आवाज उठाई है, मैडम जी बैठे हैं, तो इन सब ने ये जो आवाज उठाई है, अभी हम सिर्फ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच करके जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद
हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा महासम्मेलन करेंगे। ये तो बात हुई हमारी बात। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि 27% हम वोट देते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? सीरियस बात सबसे बड़ी ये है, हम 27% है। वहां करनाल में मैडम संध्या बजाज कह रही थी हम शायद ईमानदारी से सरकार गिनती करे तो 27% से भी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि कुछ लोग शर्मा लिखवा देते हैं, कुछ वोट स्मिथ में ये लिख देते हैं, ये जो चोपड़ा है, मल्होत्रा है, कपूर है, कई साथ ऐसे हैं हमारे परिवारों में जो कि वोट स्मिथ में ये लिख देते हैं, शर्मा में लिख देते हैं, तो है वो बेसिकली पंजाब। अभी पत्रा साहब बता रहे थे कि खत्री और अरोड़ा में ये लिमिटेड नहीं है। तो हम विभाजन के बाद यहाँ पर आए हैं वो सब पंजाबी है, और जो पुरुषार्थी हैं हमारी आवाज जैसे उठाई तो विधानसभा में भी हमारे मुख्यमंत्री ने ये बात आवाज उठाई कि हमें पंजाबी पुरुषार्थी कहा जाए, नभूजी ना कहा जाए। और पत्रा जी ने ये भी कहा मुझे टिकट की भी कोई चाहना नहीं है, मैं चाहता हूं कि पंजाबी समाज की इज्जत हो, मान हो, उनका हिस्सा उनको मिले। मेरी बात ये है, मनमोहन कथूरिया जी बैठे हैं, अमर अरोड़ा जी बैठे हैं, पार्षद रहे हैं, और कथूरिया साहब हमारी पंजाब केसरी में पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण रोहतक का देता हूँ। सुझाव ये देना चाहता हूँ, जो मेन है वो ये है कि हम हर पार्टी से रहने की जगह जहाँ पे पंजाबी जीत सकते हैं वहां पे पंजाबी इकट्ठे हो जाए और उस पंजाबी को वोट दे, चाहे वो आप से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से। मेरा ये सुझाव। और यदि आप वहां कम्युनिटी में जाना हो और उसको आप देते हो वोट पंजाबी को, तो अगली बार दूसरी पार्टी भी पंजाबी को टिकट देगी। मैं रोहतक का उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर मंगल साहब 18 साल तक एमएलए रहे, सुभाष बत्रा जी 5 साल एमएलए रहे, मनीष ग्रोवर जी 5 साल एमएलए रहे, शादीराज जी बत्रा 10 साल एमएलए रहे, बीबी बत्रा जी 5 साल एमएलए रहे। अब क्या पोजीशन है रोहतक में कि हर पार्टी ये चाहती है कि इनके सामने पंजाबी को टिकट दिया जाए। बल्कि कौन आएगा पंजाबी, किस पार्टी से टिकट के आएगा? और मैं कांग्रेस पार्टी को भी एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप पंजाबियों ने, आपने पंजाबियों को परे किया है, आपकी सरकार चली गई है और बीजेपी वालों ने 8 और 9 उनको टिकट दिया। मैं एक बात करना चाहता हूं और उन्हें सरकार में हाजिर है, आप अपने पंजाबी कम्युनिटी को फिर वापिस लाओ और आपकी सरकार फिर भी आ सकती। मेरी ये सलाह है, मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूं और धड़ल्ले से कह रहा हूं। मैं डरता भी नहीं हूं, बेसिकली मैं कांग्रेसी भी हूं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी हूं, लेकिन मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी से लड़ाई नहीं कर रहा। अपना हक मांगना हर आदमी का हक बनता है और हम हक मांग रहे हैं और हक मांग रहे हैं। आपकी अभी तीसरी मीटिंग हुई है, पहली रोहतक में, दूसरी करनाल में, तीसरी साल में विधानसभा में चर्चा होनी शुरू हो गई। अरे आज इतना बड़ा हिस्सा है, मैं ये नहीं कहता कि आप कम आए हो, क्या पता बुलाया ही महेंद्र नारायण जी ने इतने लोगों को होगा। और चर्चा भी हम मेन में करना चाहते हैं। महासम्मेलन में हम रस्म दिखा देंगे और पंजाबियों की ताकत के ऊपर ये दिखा देंगे कि इनमें इतनी ताकत है। अब रही काबिलियत की बात, कौन सा पंजाबी अपने पद के साथ गद्दारी की है? आप बताओ किसने किया? दीपक कपूर जी स्थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं, मल्होत्रा जी स्थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं, जगजीत सिंह जी अरोड़ा सरदार साहब जिन्होंने 1 लाख बांग्लादेश में सैनिकों को हाथ खड़े करवा दिए, तो सब पंजाबी तो थे। फिर ये हमारे को पोस्ट क्यों नहीं देते? क्या काबिलियत नहीं है जिनमें? हमारे को 27% के अनुसार एमएलए की टिकट चाहिए, 3 एमपी की टिकट चाहिए, 1 राज्यसभा की टिकट चाहिए। ये मैं यहाँ पे मांग करता हूँ। जय हिंद जय भारत। साहब जिन्होंने मीटिंग का आयोजन किया है,
और उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए पंजाबी भाइयों में आपका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी जो मुहिम बत्रा साहब ने उठाई है वहाँ तक से, उसके समर्थन में हम सारे हरियाणा के पंजाबी, मेरा आह्वान है कि हम एकजुट होकर अपने अपने सफेर पे जहाँ भी कोई जिसका भी इस जगह पे वो रहता है, अपने अंदर अपने भाइयों के अंदर इस भावना को जागृत करो कि हम सारे इकट्ठे होके, और जब तक हमारे पास राजनीतिक ताकत नहीं आती, हम अपनी कौम का, अपने समाज का भला नहीं कर सकते। आज कहीं भी चले जाओ, नौकरियों में जैसे कह रहे हैं साहब, हमारे को कोई नहीं पूछता क्योंकि हमारा कोई मैदा नहीं है तो जो हमारी कार्रवाई कर सके। सरकार में जब तक हिस्सेदारी ना हो तो कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और इसी तरह से सरकार के अंदर कोई हमारे ऑफिसर, एसपी हो या डीसी हो या किसी और होने पर भी आपको वो कहीं रेल ही को मिलेगा, और कोई रेल मिलेगा तो वो डर के मारे हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब तक हमारी पोलिटिकल ताकत, जैसे कि हमारी पहले थी, हमारे 12 मंत्री थे और 20-25 एमएलए थे, तो एक ताकत थी। जैसे कि आर्य बत्रा साहब के रोड के ऊपर निकलते थे तो पंजाब की गाड़ियां मंत्रियों की जा रही थी। उसी हिसाब से हमारे को चाहिए कि एक बार फिर इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारे को पिछाड़ दिया गया है। हम आने वाले अपने भाइयों के, आने वाले नस्लों को क्या जवाब देंगे? इस जवाब के लिए हमारे को एक ताकत इकट्ठी करनी है, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है, अपनी कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि हम सारे इकट्ठे होके समाज को इकट्ठा करें। जहाँ जहाँ भी कोई है रहता है वहाँ भी लोगों को एकत्रित करें, लोगों के मन में एक भावना पैदा करें कि हम एकजुट होकर एक तरह भी इस मुहिम के साथ चलें और अपने जहाँ से भी हमारे नुमाइंदगी बने उसको सपोर्ट करें, ताकि हमारा कोई ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है या कोई भी है, मगर हमारा मतलब अपनी कौम से वो, अगर हम पोलिटिकल ताकत हमारे पास बनेगी, कोई हमारा विधायक बनेगा, कोई हमारा मंत्री बनेगा, तो उसके हिसाब से हमारी सुनवाई सरकार में होगी, हमारा हिस्सेदारी होगी, तभी सुनवाई होगा। अदरवाइज कोई नहीं पूछता। तो इस लड़ाई को लड़ने की हमारे भाई सुभाष बत्रा जी, यहाँ की सभा के संयोजक हमारे भाई महेंद्र नारायण जी, मक्कड़ साहब, सुरेंद्र मक्कड़ जी, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। मैं जाति का हीरो लग रहे हैं, तो मैं चुनी ले लूँ, मेरे को मुंह न करना। गोप जी, परीक्षित जी, कटियाल साहब, महाजन साहब, और सामने विराजमान विशेष रूप से लीखा साहब, बलदेव जी, आप जो सामने बैठे हैं, कोई नीलो केली से आया है, दूर दूर से आए हैं, और हिसार से सभी जो आए हैं, भाटिया जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सभी का मैं बहुत बहुत यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं हिसार की धरती को नमस्कार करना चाहती हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है। कहते हैं कि ऐसे तो मैं माटी हूँ हिसार की, चंदन से कम नहीं हूँ माथे लगा के। मिट्टी हूँ मैं हिसार की, मगर चंदन से कम नहीं। हम लोगों को अपनी जन्मभूमि सबसे प्रिय होती है। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी महेंद्र नारायण जी का और सुरेंद्र जी का, जिन्होंने ये जिम्मेवारी दी और हमें हिसार बुलाया और अपनी धरती से फिर से मिलाया। मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग सभी जान गए हैं, तब समझ चुके हैं कि हम किस लिए हमने ये झंडा फिर से उठाया है। एक वो वक्त था जब हमारे माता पिता हमें बताते थे कि असा पाकिस्तान तो आई लौट पेट के ट्राय कपड़े किस वास्ते आई, इन वास्ते कि असा धर्म को मनने वाले बंदे, असा देशभक्त। मैं भी आखना चाहती हूँ कि पंजाबी ईमानदार है, समझदार है, देशभक्त है, जिम्मेवार है। उन्हें को पता है कि किए देश की सेवा करनी है। उन्हें नहीं अपने खून का दस्या कि असा ही सर जमी को चुमन वास्ते, हिंदुस्तान की सर जमी को चुमन वास्ते असा क्या क्या कष्ट सहे। जब उन्होंने इतने कष्ट सहे थे
और हमें यहाँ ले आए। अगर हम पाकिस्तान में रह जाते तो आज संध्या बजाज बुरके में नजर आती। आज वो साड़ी नहीं पहन सकती, सूट नहीं पहन सकती, अपनी मर्जी से बिंदिया नहीं लगा सकती, क्या क्या नहीं कर सकती वो महिला। जो आज हमें इस भारत ने अधिकार दिया, इस जमीन ने हमें अधिकार दिया, हिंदुस्तान ने हमें अधिकार दिया कि आप एक महिला हैं मगर आप भी एक इंसान हैं, इंसानियत की तरह रहने का हिस्सा दिया। क्या हम उस कौम के लिए, जो कौम इतनी कुर्बानियां करके आई थी, भूखे आए थे, कुछ भी उन्होंने प्यासे रहे, लेकिन नहीं, हम भारत जाएंगे, हम हिंदुस्तान जाएंगे, हम इंडिया में जाएंगे, हम वहां अपना बसेरा करेंगे। नमक से रोटी खाई लेकिन कभी भीख नहीं मांगी पंजाबियों ने। किसी ट्रैफिक लाइट पे आपको कोई पंजाबी भीख मांगता नजर नहीं आएगा। हम लोगों ने जितनी कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने करी, आज हमारा फर्ज है, हमारी भी एक उम्र हो चली है, हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ये छोड़ना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि बच्चों, तुम सिर्फ इस बात पे मत जाओ कि जन्म तो तुम हिंदुस्तान में लो, लेकिन तुम्हें अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जाके पढ़ने की इच्छा हो, मगर भारत की जो सेवा करनी है उसकी इच्छा नहीं हो। मैं सबसे पहले धन्यवाद इस बात के लिए करूंगी माननीय सुभाष बत्रा जी का, जो कि हमारे हाई कमांड है, हमारे सरपरस्त हैं, बहुत ही ईमानदार, समझदार हैं, हर तरीके से बात करना जानते हैं, किसी भी पार्टी से बात कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक अनुभव है। उन्होंने गृह विभाग संभाला है, कानून संभाला है, कानून मंत्री थे जब हम स्टैंडिंग काउंसिल थे वहां पे, तो कानून विभाग यही देखते थे। मैं भाई साहब से यही कहने के लिए जाती थी, हमेशा मिलते थे हम, कि हमें हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा आप रखते हो। जिस तरीके से आपने गृह संभाला है, इसी तरीके से आप पंजाबियों को भी संभालिए, ये आपका घर है। मैं भाई साहब से फिर कहना चाहूंगी, सुभाष बत्रा जी से, कि आज सभी पूछते हैं आप कौन सी पार्टी में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इस पार्टी में हैं जहां हमने पंजाबियों के लिए काम करना है। जो पार्टी पंजाबी के लिए काम करेगी, संध्या बजाज वहीं खड़ी हुई और कहीं नहीं। इसीलिए हम सुभाष बत्रा जी के ऋणी हैं, सुभाष बत्रा जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्हें अपना हाईकमांड मानते हैं, उन्हें अपना सरपरस्त मानते हैं, उन्हीं की रहनुमाई में हम सब चलेंगे। हम 11 मेंबर सदस्य हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सारे ये छोड़ के चलें कि हमें कहीं से लड़ना नहीं। हमें इसमें हमारे 11 आदमी की जो कमेटी थी, जिसके हेड हमारे बत्रा जी थे, उन्होंने सारी बातें आपको बताई हैं। उनमें से एक डिमांड आज जो नई हमारे पास आई है, लाला जगत नारायण जी के नाम से हम एक स्टैचू लगाना चाहते हैं हिसार में, और उनके नाम से एक रोड का नाम रखना चाहते हैं। ये भी इस मुद्दे में था। और पंजाबी लैंग्वेज की जो बात है बत्रा जी ने बताई है, और वो मैं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की तरफ से मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, उसके नाते ये मैं अपनी पंजाबी महासभा की ओर से भी डिमांड यहाँ के जो हमारे मेयर हैं गौतम संधाना जी को वहाँ से पूछेंगे और ये सारी मांगें वहाँ उनसे मांगी जाएंगी, और लाला जगत नारायण जी के स्टैचू की बात भी की जाएगी। आज आपको कोई नई जिम्मेवारी भी मिली है, उसके हिसाब मुझे से आज क्या मुझे आज इस सभा ने हिसार जिले का जिलाध्यक्ष बनाया है। जिलाध्यक्ष के नाते जो जितनी भी पार्टियों से हमारी तालमेल या बात चलेगी, जिनकी हमारी तरफ से उनको फोन आए हैं, वो सारी हम 11 आदमी कमेटी डिस्कस करके बैठ के सलाह करके वो उसका फैसला फिर करें। अच्छी तरह जानते हैं आपकी तारीख में पंजाबी बिरादरी की कोई उकतना हरियाणा शहर में, हरियाणा स्टेट में हमको चाहिए हर शहर में जाके हम अपने बंदे निकालें, उनको साथ लें, उनको टिकट दिलवाएं, भागदौड़ करें। जबकि सुभाष बत्रा जी ने ये ऐलान कर रखा है कि मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों के सहारे हूँ। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने मशाल जलाई है। पंजाबी बिरादरी के नाते हर शहर में जाना है, हर किस्म में जाना है, सबको बड़ा इकट्ठा करना है। और पंजाबियों का जो हक है, हालांकि देखो पंजाबी जब से आया पाकिस्तान से किसी ने आज तक आरक्षण नहीं मांगा, किसी ने वो हल्का काम नहीं किया, हर किसी पंजाबी ने कमा के खाया है और देश को बढ़ाया है। देश में आप देखो जितने बड़े बड़े व्यापारी हमारे पंजाबी तकरीबन
और हर कौम को मान सम्मान मिलता है। पंजाबी बिरादरी ऐसी खड़ी हुई है जिसको जो है हरियाणा में मान सम्मान नहीं मिलता, जबकि हमारी 27-28 हो रही है, आप लोगों के सामने है। आप लोग अपने बच्चों को सिखाओ, आप भी देखो, आप साथ चलो, सबके साथ चलो, सब पंजाबी, क्योंकि पंजाबियों की जो दुकानें खुली ना गली गली बोले बिरादरी है, ये पुरानी बिरादरी है, दिखानी बिरादरी है, इन सबको एक मंच में लाकर हमें हरियाणा के लिए काम करना पड़ेगा, पंजाबियों के लिए काम करना पड़ेगा। कोई सी भी पार्टी, जैसे 15 साल ने बोला कि 25 टिकट हमें एमएलए की चाहिए, 3 हमें एमपी की चाहिए, 1 राज्यसभा की चाहिए। मैं कहता हूँ अगर हम इस मुकाम में आगे बढ़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो सब पार्टी हमारे पास आएगी और बैठ के आराम से बात करेंगे, टिकट भी देंगे, हमारे एमएलए बनेंगे और विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। प्रयास आप लोगों के बगैर नहीं है। आप लोग कंधे से कंधा मिला के सुभाष बत्रा जी के साथ, पंजाबी बिरादरी के साथ कंधे से कंधा लगाने चलोगे, मैं कहता हूँ ये मंजिल दूर नहीं, देखते हम कामयाब। मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी मेरे सीनियर साथी बैठे हो, हमारे प्रेस वार्ता वाले भाई बैठे हो, बड़ा अच्छा लगा और नारायण साहब ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। भाई मक्का जी साथ है, उनको भी बधाई देता हूँ। तो मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है कि जागो पंजाबी जागो, जैसा मैडम ने बोला, मेरी यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय। और पंजाबी सभा के प्रधान सभा मंच पे उपस्थित संजय बिरादरी, प्रेक्षक जी, आप जी सभा के संयोजक नारायण जी और सुरेंद्र मक्कड़ जी, माधव साहब और पवन साहब और तीनों जमीन को उठा के दिल से दोनों के काम बनाने वाले हेमंत कल्याण जी, सारे नाल आए वरुण सिंह जी, सरपंच इलाके के बंदे हुए, 40 साल के बंदे हुए, सुखविंदर जी उपस्थित सारे ही बड़े बड़े औहदे से साहब ने दर्शा उपस्थित जितने भी साथी आए ने उनका मैं तहे दिल धन्यवाद करता हाँ। मेरा बंदरा साहब में एक अपील करता हाँ, एक प्यार साहब ने क्या काम के माल बिल्कुल ठीक है, जो आ रहे हो फरीदाबाद में डायलॉग जो प्रवर ले रहे हो असं ना हो और लड़ाई सारी होती है, मेरा सुझाव है और आपको करना पड़ेगा। समय थोड़ा वजन ज्यादा, समय थोड़ा है, मीटिंग जल्दी जल्दी करो, कमेटी बनाओ ताकि मीटिंग के बंदे साढ़े ज्यादा हो। माफ करना पत्रकार सारी चीज को स्वागत करता ख्याल करता सबका धन्यवाद करता। ये जिन्नी भी जल्दी टीम थोड़ी बन के तैयार हो गए और ये महीने बाद अगर असं ये करांगे तो इलेक्शन अपना पार्लीमेंट का 1 साल 12 नहीं 15 मिनट में कर लेंगे, पर मीटिंग जल्दी जल्दी करो, अपनी टीम जी है वो मोटी तौर पर बनाओ, सारे जिलों के पदाधिकारी बनाओ, सारे हल्कों के पदाधिकारी बनाओ ताकि जल्दी से जल्दी पीछे आके बंदे बैठे ने हर बंदे हो जो मैसेज जो माधव साहब दस के गए थे वो साहब ने खट्टर साहब ने चुनाव साहब ने सारे वे बंदे के पंजाबी जो ने वो पुराने मुकाम पे आ गए ताकि असी भी मैडम ने दसिया कि असी भी जी सच को मुखान करने वाले बंदे हैं, आने वाली पीढ़ी को असी भी ये दस के जाइए संदेश दे के जाइए कि लड़ाई जी वो तुम शहर लेके चलिए, तुम लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं ज्यादा दूर ना जावा, मैं सारे आया हुआ धन्यवाद करता हाँ। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम आदरणीय आज के संयोजक श्री महेंद्र नारायण जी, श्री सुरेंद्र मक्कड़ जी, बाहर से दूर दराज से आई हुई मैडम संध्या बजाज जी, कुरुक्षेत्र से श्री परीक्षित प्रधान जी, करनाल से
श्री मदन कटियार जी, गुड़गांव से श्री कन्हैया लाल जी पावा उर्फ गोप। इस हिसाब से सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिनको मैं अपना आइकॉन मानता था, जो पंजाबियों के सरगोर थे, महाजन साहब कई बार एमएलए रहे, उन्होंने अपने रहते पंजाबी सभा बनवाई, बड़े बड़े काम किए। अगर मैं उनके कामों की गिनती कराने लग जाऊं और टाइम लग जाए। तो हमारे बीच में है सुरेंद्र मक्कड़ जी, जिनके पिताजी कई बार हांसी से एमएलए रहे, उनको कामरेड अमीर चंद मक्कड़ कहा जाता था और मेरा उनके साथ बहुत ज्यादा साथ था। वो भी हमारे बीच में है सरदार सतदेव सिंह जी, कटियार साहब का नाम दे दिया, नंद कपूर जी, श्रीमान श्री मनमोहन कथूरिया जी, श्री अमर अरोड़ा जी, श्री रमेश लीखा जी। भाई कोई नाम रह जाए तो माफ करना, उम्र हो गई है, कई बार दिमाग से निकल जाता है। और यहाँ पर बैठे हुए मेरे आदर के योग्य मेरे पत्रकार भाइयों, उन्होंने ये कहा था आते ही कि हमें 1:30 बजे के बाद हमारे 1-2 और प्रोग्राम, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में, वरना और भी सुझाव देते। ये बड़े चुनिंदा, मेरा दामाद सुशील जुड़ेगा बैठा है, विजय रतन जी बैठे हैं, तो कम लोगों को बुलाने का आइडिया ये था कि बैठ के जरा अच्छे तरीके से विचार विमर्श करें। क्या 47 के बाद कितने साल हो गए हमने इस इलाके को, प्रदेश को कल्चर दी, उद्योग दिए। एग्रीकल्चर में मैं आपके सामने खड़ा हूं, 1 एकड़ जमीन के अंदर 102 मन गेहूं पैदा हमने रोहतक में बहु अकबरपुर फार्म हाउस में किया और हमें पद्मश्री का अवार्ड मिला, कृषि पंडित की पदवी मिली थी। आज उद्योग के अंदर मुजाल जैसे, ऑटोमोबाइल के अंदर राहुल बजाज जैसे, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट देशों में उन्होंने कितने ऑटोमोबाइल के अंदर कीर्तिमान साबित किए। ये इंडिया, इसके अंदर अगर मैं कहता हूं खास तौर पर अगर पंजाबी कल्चर ने, हमने इस इलाके को कल्चर दी, हमने इस इलाके के अंदर बहुत बड़े बड़े उद्योग दिए। इस इलाके की तरक्की के लिए हमने, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, हमने बढ़ चढ़ के काम किया। लेकिन 47 के बाद आप देखो जरा छाती पे हाथ रख के कि आदमी एक कुटिया छोड़ के नहीं जा सकता। हमने लाखों करोड़ों का व्यापार, खेत खलिहान हमने वहीं छोड़ के देश प्रेम से ओतप्रोत होके हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं, हम हिंदुस्तान में जाएंगे। यह तो छोटी कुर्बानी नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपना सब कुछ छोड़ के आ जाना बहुत बड़ा देश प्रेम, मैं तो कहता हूं कि और फिर उसके विपरीत कोई भी कौन खड़ी होकर आरक्षण की मांग करती है, लेकिन हमने कभी भी आरक्षण की मांग नहीं की और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। सिर्फ पुरुषार्थ और मेहनत पे यकीन रखा। पार्टीशन के बाद जिसको कुली का काम करना पड़ा, उसने कुली का काम किया। जिसको रिक्शा चलानी पड़ी, उसने रिक्शा चलाई, फड़ी लगाई, दुकान खोली, छोटी छोटी लघु उद्योग के काम किए और कर करके मेहनत, सभी अपने अपने आयाम में
टॉप पर थे। आज नौकरियों के अभाव की वजह से आपको बिल्कुल सही बात बताना चाहता हूं, मेरा पोता भी कनाडा गया हुआ है। आज लोगों में एक भावना है, नौकरी तो है नहीं, डबल एमए कर लो, पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, टेक्नोक्रेट इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन नौकरी नहीं है। कारण क्या है? क्यों लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं? क्यों मल्टीनेशनल की तरफ जा रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे समाज को नौकरियों के मामले में बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। आज आप कहीं भी जाकर देख लो, पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट में चले जाइए, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में चले जाइए, इरिगेशन के डिपार्टमेंट में जाके चले जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके चले जाइए, आपको अगर 5% भी हमारे समाज के आदमी मिल जाए तो मुझे कह देना, ये मेरा अपना सर्वे है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि हमारा समाज बड़ा लिबरल और मॉडरेट समाज है। उसकी जैसे नंद कपूर जी ने मिसाल दी, 3 बार हमारे इलाके से, जहां से मैं एमएलए और मंत्री बना, सेठ श्री कृष्ण दास 3 बार एमएलए रहे, और वहां पे भाजपा की वोट 9,000 9,500 है। जब मैं चुनाव लड़ा उस वक्त 62,000 की संख्या पर था हमारा पंजाबी समाज का, और जब कांग्रेस की टिकट सेठ जी को मिली तो हमारे पंजाबी के समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हमको वोट दिया। हम वी नेवर बिलीव इन कास्टिज्म, हम जात पात की राजनीति नहीं करते। पंजाबी समाज एक लिबरल समाज है। 9,000 की संख्या होने के बावजूद 3 बार से श्री कृष्णदास को ऐसे कराया। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, पहला चुनाव 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 9 में से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में बुरी तरह से हारे, और रोहतक शहर से 46,000 की लीड उनको दी और उनको मेंबर पार्लियामेंट और वहां पर लोकसभा के कर दिया। वी आर लिबरल। हम कास्ट पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते, लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि आज इतने साल 70 साल से ज्यादा हो गए, आज हमारे समाज को अगर रिक्रूटमेंट में कहीं भी नहीं तो आगे हरियाणा प्रदेश में हम करेंगे क्या? हमारा स्थान का, जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 27% आबादी होगी इसकी, और डॉक्टर के बाद दूसरे नंबर पे कम्युनिटी, और 25 कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमने अंकित की है, अंकित जहां सिर्फ पंजाबी बन सकता है, लेकिन उनमें से 10-12 कॉन्स्टिट्यूंसी तो खाली लीडरों ने। कहो तो अगर टाइम हो तो मैं गिना लेता हूं। हिसाब से ये बैठे महाजन साहब बड़ा करते थे ना एमएलए, अब यहां से स्वीकृति जिंदल जी आई, 7 से 10-15 करोड़ बढ़ते थे, वहां से काला साहब आए, हांसी से अमीर जंगी बक्कर बना करते थे, वहां से कोनी बिश्नोई ने अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया, रेणुआ बिश्नोई आई, फतेहाबाद से लीला किशन जी बनते थे, फतेहाबाद से गोविंदनाथ जी बत्रा सबसे पहले एमएलए बने थे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, वहां से कौन आ गए? दूराराम जी आए, जो भजनलाल जी का भतीजा। इसी तरह से चाहे कैथल, चाहे पंचकुला, चाहे कालका, चाहे गुड़गांव जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां धर्मवीर जी का बोलते थे, वहां सुखबीर कटारिया को ले आए। करनाल जो पंजाबी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां से सुनीता सिंह को ले आए। कैथल जहां से सुरेंद्र बलान भी बना करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं गई। मेरे कहने का भाव यह है कि मूल जो बात है, जो आघात पहुंचाती है, जो जड़ों को हिलाती है, कि जिस समाज ने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, आज नौकरियों में हम कहां? मैं कहता हूं कई बार लोग कहते हैं कि जब आप मंत्री थे तो आपको भी बहुत काम करने चाहिए थे, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं कि
के अंदर आज भी मैंने लगाए हुआ एसपी है हरबंसराव खटर मानिए का अखबार चला करती 50 अखबारें थी उसकी। मैं उसके घर जाता तो उसकी छत भी नहीं थी। तो मैंने कहा यार तेरा लड़का है मैंने कहा ला मेरे को दे। मैंने उसके लड़के को थानेदार बनाया, आज वो डीएसपी है। धवन वो एएसआई था, टेररिस्ट अटैक हुआ, मैंने कैबिनेट के अंदर उसका मसला उठाया, उसको एक रैंक ऊपर किया, जो एसपी रिटायर हुआ। मैंने एएनएम जेबीटी टीचर इतनी संख्या में लगाए कि आप रोहतक में जाकर पूछ लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर रिक्रूटमेंट में हमारे समाज के एमएलए नहीं होंगे, हमारे समाज के मेंबर पार्लियामेंट नहीं होंगे, हमारी नुमाइंदगी राज्यसभा में नहीं होगी, तो हमारे मसलों को उठाएगा कौन? तो इसलिए ये आज जो जरूरत पड़ी है हमें ये मीटिंग करने की, मैंने कहा है अभी मेरे से पहले गोप जी ने, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने कहता हूं मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं एमएलए भी नहीं बनना चाहता, मैं एमपी भी नहीं बनना चाहता, लेकिन हमारी संतान, हमारे लोग जब हम दुनिया से जाए तो ये ना कहें कि एमएलए बने थे, मंत्री बने थे। क्या ये चीज है? मैंने फैसला किया मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा, समाज के लिए आगे बढ़ूंगा, समाज को साथ लेके चलूंगा। आज आपके बीच में ये ज्यादा मेरे नगीने बैठे हैं जो हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर है, कोई तो कुरुक्षेत्र से आया है, कोई करनाल से आया है, कोई गुड़गांव से आया है, कोई फरीदाबाद से आया। ये आए, वो कहते हैं ना थोड़े करके ये हजूम इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो उन्होंने बलदेव सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि इन मीटिंगों को थोड़ा और बड़ा करो और जल्दी करो, ताकि लोकसभा के चुनाव से पहले हमारे समाज का संगठन बढ़ जाना चाहिए। हमारे समाज के लोगों की, आपको मैं कौन सी गिनाता हूं जहां 50% से ज्यादा पंजाबी लोग हैं। ये नहीं हिंदू और खतरी नहीं, मजबूत ठीक है। हमने अपनी जो 5 सूत्री प्रोग्राम जो हमने रखे हैं, वो अगर पत्रकार भाई रखे वो तो मैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहेंगे सारे मिलकर, आपको बताएंगे कि हमने ये भी रखा है कि वो सेकंड लैंग्वेज पंजाबी रखी गई थी, वो कंपल्सरी नहीं है। हमें गुरमुखी पढ़ रखी है, मैं गुरमुखी के प्रतीक्षा नहीं करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि सेकंड लैंग्वेज भी कंपल्सरी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हमारी कल्चर समाप्त नहीं होनी चाहिए, हमारी कल्चर का बढ़ावा होना चाहिए। आज 10 से 12 कंस्टिट्यूंसी सिख कम्युनिटी की है, आज 25 कंस्टिट्यूंसी पंजाबी समाज की है। अगर ये सारे जो देवीलाल जी ने संघर्ष शुरू किया था तो वो मूर्ख नहीं थे, देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने रोहतक में डॉक्टर मंगल साहब जी जो हमारे पंजाबियों के नेता थे, उनको साथ लिया और संघर्ष का आह्वान किया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और 90 में से 85 सीट लेके आए। जिसने भी पंजाबियों का साथ दिया, जो मजा लगे पहले थे विश्वी समाज के, लेकिन पंजाबियों का चेहरा मोड़ बना रखा था और हर जगह कहते थे मैं पावरपुर से आया हूं, और उन्होंने 11 साल राज किया और 11 मंत्री बनाए। तो मेरे कहने का भाव यह है कि हम सब मिलके आज की बातों का निचोड़ यह है कि यूनिटी में ही दम है, इकट्ठ में ताकत है। यह अभी नगर संध्या बजाज जी ने कहा, मैदान में तो बहुत ताकत होती है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कमांड संभाल के ना मैडम संध्या बजाज जी बैठे, आप तो आज पूरे प्रदेश के पंजाबी समाज की मैदानी का पता बढ़ाते हैं। मैं प्रपोज करता हूं, मैं सारे हाथ खड़े करके बताओ ठीक है कि नहीं है, आप करो उसका। हमें अपना संगठन मजबूत करना है, हमें अपने संगठन को बढ़ाना है। हमने महेंद्र नारायण जी को यहाँ की जिले का, हिसार जिले का
वहां पर अनाउंसमेंट करी थी, इनको प्रधान जिला पंजाबी ये बनाए, अपने ब्लॉक बनाए सुरेंद्र मुखर्जी से मिलकर ये बनाए, ये तैयार है। हमें इसी तरह से मदद कब्याल भी बैठे हैं, इनको प्रधान का करनाल का प्रधान बनाया, ये सुरेंद्र मुखर्जी रखे हैं। ये जो मैं अपनी प्रधानता भी नहीं चाहिए सुरेंद्र मुखर्जी को, ये अभी तक मुखर्जी के बेटे हैं। हर चीज जब तक सैक्रिफाइस की भावना नहीं होगी, जब तक बलिदान की भावना नहीं होगी, जब तक हर चीज त्यागने की भावना नहीं होगी, तब तक हम लड़ाई में सफल नहीं हो सकते। तो कहते हैं ना, पूर्वा हवाएं होती हैं ऊंचा उठाने के लिए। कई टेलीफोन आए मेरे पास, कई इनके पास भी आए होंगे। आज कई प्रोग्राम है, किसी का विपक्ष आपके द्वार है, हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, हम वहां जाना चाहते थे, हमारे कुछ साथी भी जाना चाहते थे, लेकिन नहीं, हमने प्राइड अपने समाज को दी। हमने कहा हमारा समाज उठेगा तो हर चीज उठेगी। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैंने पूरा ब्रीफ में संक्षेप में आज हमारी तीसरी मीटिंग पार्लियामेंट्री हल्के की यहाँ हिसार में हमने की है। इनके लिए तो हृदय की गहराइयों से महेंद्र नारायण जी का, सुरेंद्र मक्कर जी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद गुड़गांव में जो एनसीआर एरिया का गढ़ है और वहां हमारी सारी टीम के अंदर सबसे सशक्त मजबूत हमारा साथी कन्हैया लाल जी पावा, वो भी खड़े, हम गुड़गांव में करेंगे। इधर खड़े हो गए, ठीक है, अप्रूव करते हो कि नहीं? भाई हाथ खड़े करके बताओ, क्यों नहीं? आप लोगों ने तो आना है, लेकिन एक सुन लो, गुड़गांव के अंदर इसमें इस मीटिंग से 4 गुना संख्या गुड़गांव में होगी और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लटके बोलेंगे हम। गुड़गांव के बाद सरसा, सरसा के बाद भिवानी, भिवानी के बाद फतेहाबाद, हमने कोई इलाका नहीं छोड़ना। सोनीपत, पूरे इस पार्लियामेंट्री हल्के के हरियाणा के सभी हल्कों में जाएंगे। और भाई आपको अगर यही आपका जज्बा और डिटर्मिनेशन रहा, लोकसभा के चुनाव से पहले सभी पार्टियों के मुखिया, चाहे बीजेपी हो, हमें किसी का कोई विरोध नहीं, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के चल रहे हैं। हम सम्मान करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी का, लेकिन हमने कहा है क्या बताइए जरूर कि 8.5 साल के अंदर हमारे समाज के लिए आपने क्या किया। तो 5 जो मुख्य मांगे हैं वो अभी खाना भी खाएंगे और आपके सामने रखेंगे भी। उन मुद्दों को लेके हम पूरे प्रदेश के अंदर जाएंगे और यही चीजें आपके सामने रखी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जो मेरे साथ पूरे हरियाणा के पंजाबी समाज के लोगों को, चुनिंदा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और हमने महसूस किया है, हमने ये महसूस किया है कि हमारे समाज की रिक्रूटमेंट हो, और सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट का मुद्दा है नौकरियों का, जिसमें 47 के बाद जो संघर्ष हमारे समाज ने किया, जो सैक्रिफाइस लाखों लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, वो सिर्फ हिंदू अरोड़े या खत्री नहीं थे, उसमें 36 जाति के लोग थे, उसमें तमाम समाज के लोग थे, मजहबी सिख भी थे, सरसा के सिंगला जाट कम्युनिटी के भी लोग थे, ब्राह्मण पंजाबी भी थे। उसमें 36 जाति के लोगों ने लाखों की संख्या में पाकिस्तान से यहाँ आकर स्थापित हुए थे। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी आज हमारे समाज के लीडरों ने, समाज के लोगों ने ये महसूस किया कि हमारी संख्या बल के हिसाब से हम तो कहीं भी नहीं है। जहां चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे हम 11 मंत्री होते थे, मैं भी मिनिस्टर था, इनके पिताजी मक्कड़ साहब भी एमएलए थे, महाजन साहब भी एमएलए थे। तो आज वो संख्या घट के 1 रह गई। आज रिक्रूटमेंट के अंदर हम 0 के बराबर खड़े हैं। आज कहीं भी नहीं, चाहे कॉन्स्टेबलरी
नीचे लेवल की हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई भी महकमे को आप उठाकर देख लीजिए, कहीं भी हमारी संख्या बल के हिसाब से हम कहीं भी नहीं। जहां 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे समाज के लोग ही मैटर करते हैं, भाई उसको उनको कोई रोकेगा तो रोकेंगे। शेखर आप यार थोड़ा सा उनको सॉरी, मेरे कहने का भाव ये है कि हमें मेन जो हमारा लॉजिकल जो पॉइंट है वो ये है कि हम रिक्रूटमेंट में बिल्कुल ही बैक फुट पे रखे गए। आज हमें महसूस हुआ कि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो वो एक ही बात को उठाते हैं कि यहाँ तो कोई नौकरी है नहीं, या कितना क्वालिफाई करवा लो, चाहे डबल एमए कर लें, चाहे पीएचडी कर लें, चाहे इंजीनियरिंग की क्लास कर लें, तो वो फिर उनकी जो देख के माहौल को देख के वो बाहर के मुल्कों में जाना पसंद करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना पसंद करते हैं। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि हमने बड़ी लड़ाई लड़ी कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारे समाज का मुख्यमंत्री बना, मनोहर लाल जी खट्टर को बनाया गया। हम मोदी साहब के आभारी भी हैं कि हमारी जो लड़ाई थी उस लड़ाई को सरे अंजाम पे पहुंचाने में उन्होंने साथ दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से कि आपको 8.5 साल पूरे हो गए, आप 8.5 साल का आप श्वेत पत्र जारी करिए कि संख्या बल के हिसाब से आपने पंजाबी समाज के लोगों को कितनी नौकरी दी। 35 सालों तक एक ही कम्युनिटी का राज रहा। चौधरी बंसीलाल जी 11 साल मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला 6 साल मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल चौधरी हुकम सिंह मुख्यमंत्री रहे। वो जो 35 साल का बैकलॉग था, वो हमें उम्मीद थी कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो कम से कम हमारी संख्या बल के हिसाब से उस अनुपात से हमें नौकरियों का बैकलॉग पूरा होगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। तो हम जो बात कहना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए, हमने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, हमने कभी आगे हाथ नहीं फैलाए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये दो। हम बिलीव करते हैं पुरुषार्थ में, मेहनत में। 47 के बाद हमने रोजगार के अंदर, बिजनेस के अंदर हमने इस प्रदेश को कल्चर दी, हमने इस प्रदेश को बड़े बड़े कीर्तिमान साबित, कल्पना चावला जैसे, कहां वो चांद पर पहुंची, कितना नाम और फेम मिला। आज करनाल का नाम उसके नाम से रखा गया है। तो मेरे कहने का मतलब, मुंजाल जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह जैसे, कितने टॉप के जनरल कुलदीप नैयर जैसे बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट, विद्वान, साइंटिस्ट हमने पैदा किए। आर्मी चीफ हमने दिए, 3 आर्मी चीफ दिए, जनरल कपूर दिए, जनरल मल्होत्रा दिया। तो मेरे कहने का भाव यह है कि हमने इस प्रदेश के अंदर जो हमारे समाज ने दिया और जो संख्या बल हमारा है उसके हिसाब से हमने बिल्कुल शून्य पे खड़े हैं। आज मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करता, चाहे पब्लिक हेल्थ, चाहे पीडब्ल्यूडी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लो, कोई कारपोरेशन उठा के देख लो, कोई भी जगह पर जाके देख लो, हम शून्य के बराबर खड़े हैं। हमने अब महसूस किया कि हमें कम से कम अपनी संतान को जवाब देने के लिए, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को जवाब देने के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया 1947 के बाद, घर बार, लाखों करोड़ों की संपत्तियां छोड़ के देश प्रेम से ओतप्रोत होकर हम इस देश के अंदर आए, लेकिन उसके एवज में हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने 5 मुख्य मांगे रखी हैं। वो क्या है? नंबर 1, हमारे समाज के लिए एक ये मौजूदा सरकार पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन करे, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये बात रखी है कि ये मौजूदा सरकार 8.5 साल होने को जा रहे हैं, ये श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने पंजाबी समाज के लोगों को उनके अनुपात के हिसाब से नौकरियां दी या नहीं दी, ये भी रखें। नंबर 3 हमारी मांग ये है कि जब हरियाणा बड़ा था उस वक्त पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज जो क्लासों के अंदर गुरमुखी पढ़ाई जाती थी, आज वो बिल्कुल ना के बराबर है। हम ये कहते हैं कि उस सेकंड लैंग्वेज को भी
कंपलसरी पढ़ाने का ये ऑर्डर जारी किया जाए, ताकि सिखों को, पंजाबियों को, हर कम्युनिटी को गुरमुखी का पढ़ने का भी ज्ञान मिले। पंजाब एक बहुत बड़ी कल्चर थी। हमारी चौथी डिमांड वो ये है कि एक सेकंड, हाँ, पर चौथी डिमांड ये है कि कहीं कहीं, अब है नहीं, जनरल नहीं कहा जाता, रिफ्यूजी और शरणार्थी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये भी मांग रखी है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बात कही है। उन्होंने महसूस किया है कि ये बात ठीक है। किरण चौधरी ने, जो हमारी पहले सीएलपी की लीडर थी, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। कई एमएलओ ने, विनोद भैया ने भी इसको सपोर्ट किया, इसको अपना क्या नाम है, सुधा ने भी, जो कुरुक्षेत्र से एमएलए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया उसको, कई और एमएलओ ने भी सपोर्ट किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी मीटिंगों का असर, प्रेशर इतना पड़ा कि मुख्यमंत्री को भी हमारी मांगों के समर्थन में खुल के आना पड़ा। तो हम ये चौथी डिमांड हमारी ये है कि हमें नौकरियों के अंदर हमारी वेलफेयर बोर्ड का गठन हो, हमारे ये रिफ्यूजी और शरणार्थी शब्द को दंडित धारा में रखा जाए, सजा का प्रावधान हो। जो भी हमारे समाज के किसी आदमी को रिफ्यूजी या शरणार्थी कहे, वो ऐसा हो जैसे दलित के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये 4 मांगे ये हैं, और 5वीं है पंजाबियों को उनकी संख्या 27% के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से कारपोरेशन में, यूनिवर्सिटियों में, हर जगह पर हमें जगह दी जाए, चाहे नौकरियों का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे कारपोरेशन में हो। तो ये हमारी 4-5 डिमांडें हैं। ये आपको हम लिख के दे देंगे, आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हमने ये चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया है। ये हम हर पार्लियामेंट्री हलके के अंदर, जैसे आज हिसार में की है, अगली मीटिंग हमारी गुड़गांव में होगी, उसके बाद हम सरसा में करेंगे, फतेहाबाद में करेंगे, भिवानी में करेंगे। इस तरह से पूरी स्टेट के अंदर हर पार्लियामेंट्री हलके में कोशिश हमारी ये होगी कि हमने जो सीटें 25 विधानसभा की, 3 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की हमने मांग की है, और 25 विधानसभा की वो सीटें हैं जहां पर पंजाबी ही मैटर करता है। 3 लोकसभा की, जैसे कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और करनाल, 3 पार्लियामेंट्री हलके, 1 राज्यसभा की हमने ये मांग रखी है। ये चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि हम पूरा पब्लिकली इसको साया करेंगे, और इसकी लड़ाई के लिए हमें मिनिमम 25 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, 10 पार्लियामेंट्री हलकों में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे अपने हकों की लड़ाई के लिए। हर आखिरी छोर तक हम जो भी होगा, जो पार्टी हमारी सपोर्ट करेगी इन मुद्दों को, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। ये बात आज हमने तय की है। यही बात आपके बीच में कहने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई सवाल कोई पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। हिसार से किसको देखते हैं आपकी, कौन चेहरा आगे आना चाहिए? बहुत सारे चेहरे हैं पंजाबियों के। देखिए, ऐसा है कि ये आज ये स्टेज नहीं है। आज तो हम अपने समाज को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। कल को हम सभी पार्टियों से कहेंगे, जो सामने आएंगे चेहरे आएंगे, उनको हम आगे रखेंगे। जो जीतने की पोजीशन में होंगे पंजाबी समाज के अंदर, तो उसी को आगे फोरफ्रंट पे लाया जाएगा। जो 11 सदस्यीय कमेटी होगी, उनके नाम बताओ जी। किसको क्या क्या जिम्मेवारी दी गई इसको? 11 जो सदस्य हैं, पहला तो नाम मेरा लिख लीजिए, सुभाष बत्रा। दूसरा मदन लाल जी कत्याल, नीलोखेड़ी से हैं, करनाल से हैं। तीसरा महेंद्र नारायण जी आपके सामने बैठे हैं, बरवाड़ा से हैं, हिसार के बनाए गए हैं। चौथा जी आपके परीक्षित मदान जी, ये कुरुक्षेत्र से हैं। 5वें ये मैडम संध्या बजाज हैं, ये वहाँ से हैं। वैसे तो ओरिजिनली हिसार से हैं, लेकिन आजकल दिल्ली में रह रही हैं। ये हमारे वो कन्हैया लाल जी पावा गुड़गांव से हैं। नंद कपूर जी पीछे बैठे हैं, वो हमारे रोहतक से हैं। अमरनाथ जी अरोड़ा जो हाईएस्ट वोट लेके वहाँ से पार्षद बने थे, वो भी इस 11 मेंबर कमेटी के हैं।
विजय जी रत्रा, वो भी हमारे सदस्य हैं। तो आप गिन लीजिए, 11 तो हो गए, मैंने गिना दिए मेरे ख्याल में। इसमें नौजवानों को, हाँ, एक मनमोहन आजाद जी, नौजवानों को भी रखा जाएगा आपके साथ? सुरेंद्र मक्कड़ जी नौजवानों के लिए कर रहे हैं। नौजवानों के लिए अब इसके अंदर मेरे ख्याल में 50% से ज्यादा नौजवान मेंबर रखे गए हैं। सुरेंद्र मक्कड़ जी अभी नौजवान है, कन्हैया लाल जी पावा ये अभी नौजवान है। नौजवान तो वैसे मैं भी हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने तो पब्लिकली कह दिया कि मैंने चुनाव लड़ना ही नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है। नौजवान तो महेंद्र नारंग जी भी हैं, नौजवान तो हमारे परीक्षित मैदान जी भी हैं। देखिए, हमने एक फैसला किया है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए मरेंगे। जो पार्टी हमारा साथ देगी हम उनका साथ देंगे। बता था ये लड़ाई आज से नहीं, सालों से चलती है, कब तक ये लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि आपका मैं बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ। इस लड़ाई को सरदार हरपाल सिंह जी ने खड़ा किया, इस लड़ाई को श्रीमान श्री एसी चौधरी साहब जी ने खड़ा किया। आज वो भी होते लेकिन बीमारी की वजह से नहीं आ पाए। इस लड़ाई को अमीर चंद मक्कड़ जी ने खड़ा किया, इस लड़ाई को ओम प्रकाश महाजन जी ने खड़ा किया, इस लड़ाई को लीला किशन जी ने खड़ा किया, इस लड़ाई को खड़ा करने में सुरेंद्र मैदान जी ने खड़ा किया, इस लड़ाई को बलबीर पाल शाह जी ने खड़ा किया, इस लड़ाई को श्यामदास मुखीजा जी ने खड़ा, ये सारे मंत्री थे। हमने खड़ा किया तो एमएलए बने, हम मंत्री बने, हमने अपने अपने इलाके के अंदर लोगों को नौकरियां भी दिलवाई और काम भी करवाए। आगे संघर्ष करेंगे। आज लड़ते लड़ते आज जरूरत क्यों पड़ी कि आज हमारा कांग्रेस का एक एमएलए। ओम प्रकाश महाजन जी का जिक्र आया कि उन्होंने पूरे सिस्टम को उठाने की कोशिश की, विधानसभा में आवाज उठाई। उनके बेटे हैं लोकेश महाजन जी, वो भी इसी दौड़ के अंदर चल रहे हैं। तो क्या आप ये पूरी पार्टी उनका संगठन हमारे बीच में आया, आपने देखा नहीं? सबसे ज्यादा तालियां बजा के मैंने भाषण को भी बीच में छोड़ के इनका खैर मकदम किया, इनका वेलकम किया। ये तो मैं तो ओम प्रकाश महाजन जी के जब यहाँ पर होते थे, जब वो जीवित थे, आज बेचारे हमारे बीच में नहीं है, मैं तो उन्हीं के पास जाया करता था। ही वॉज माई आइकॉन, वो तो बहुत बड़े लीडर थे। तो भाई सारी चीजें आज ही अगर हम किसी का नाम कह दें, आज तो स्टेज नहीं है, जब स्टेज आएगी तब बैठ के निर्णय करेगी, 11 मेंबर कमेटी निर्णय करेगी। बताइए, 12 से 13 सीट आपने कही जो पंजाबी समुदाय को दिए लीडर्स के लिए, उसका क्या रीजन था? उसका रीजन ये कि जो भी चीफ मिनिस्टर बने, जो भी मुख्यमंत्री बने, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, चौधरी भजनलाल जी की कैबिनेट में सबसे ज्यादा पंजाबियों का मान सम्मान उनकी गवर्नमेंट में मिला, लेकिन हमारी 3 सीटों को उन्होंने अपने परिवार के अंदर रख लिया। जैसे ये आपका दूड़ाराम फतेहाबाद से, हांसी से रेणुका बिश्नोई और पंचकुला से चंद्रमोहन। देखो, मुझे ये अब ऐसा सवाल ना पूछो कि मुझे कांग्रेस में जवाब देना पड़ जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो प्रकट करनी पड़ेगी। 3 सीट तो वो ले गए। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं, अब सुखबीर कटारिया को किसने खड़ा किया, प्रहलाद सिंह गीला खेड़ा को किसने खड़ा किया, सवित्री जिंदल बहन जी को किसने खड़ा किया। अब वो पल्ला झाड़ दे कोई, सुमिता सिंह को करनाल में किसने खड़ा किया, एसी चौधरी साहब की सीट से किसने किसको खड़ा किया। ये सवाल बड़े उलझे हुए हैं, उसमें मैं ही उलझ के रह जाऊंगा, इसलिए ना पूछे तो अच्छा है। जो बड़े लीडर और खास तौर पर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपनी पावरों का इस्तेमाल करके हमारी सीटों को षड्यंत्र के तहत क्रश करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात और हुई, मैं जो कहना चाहता हूं, आगे आगे ये सारी परतें खुलेंगी। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बचाने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए अपने इलाके काट के दूसरे हलकों में लगाए गए, और जो पिछले 30 सालों से कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व थी वो आज भी रिजर्व है। उसकी मिसाल कलानौर की ले लो, हमारे रोहतक इलाके की। शाहबाद में पंजाबी ज्यादा मैटर करते हैं, उसको भी रिजर्व कर दिया गया। तो
ये सारी मैनिपुलेशन के गेम है। इसको आप ज्यादा, जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो शासक होता है, वो सोचता है तेरे ऊपर कुछ भी नहीं है और तू तो जवाबदेह है ही नहीं। वहीं से संगठन भी खत्म होता है, वहीं से सारी चीज खत्म होती है। इस सिस्टम को चेंज करना होगा, इस सिस्टम को बदलना होगा। 2-2 हजार नौकरियां निकलती हैं, होता क्या है? मैं अपने समय की भी बात बताता हूं। 10-10, 12-12 एमएलओ को दे दी। हमने कहा जी नहीं 15 तो करो, सीएम साहब 15 तो करो। अच्छा ठीक है भैया, 15 कर देते हैं। 2000 में 52 एमएलए, 15 बजे 750, 800, 2000 में से 1200 कहां गई? वो चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द गई। मर्जी है जिसको लगावे, और उसके अंदर सेंट्रल का हाई कमांड का बड़ा प्रेशर है, फलाने का ये है, फलाने का ये है, दिखा दिया पार्टी लीडरशिप का और सेटिंग कर दी अपने लोगों के, अपने चेहरों की। इसलिए समान वितरण समानता के हिसाब से नहीं होता, और हमारा समाज उस चीज में सबसे पिछड़ गया है जो आज हमें इकट्ठे होने की जरूरत पड़ी है। ये बड़ी अवेकनिंग क्वेश्चन है। आज आप देखिए, आप डीसी ऑफिस में अभी यहां से चले जाइए, आप पूछो कितने एम्प्लॉई हैं? यहां भी 300 350 होंगे। पूछो पंजाबी समाज के कितने हैं? अगर 5 हो जाए तो मुझे टेलीफोन कर देना। नहीं है। कारण क्या है? आज पुलिस के अंदर IAS, IPS, SCS, आप 10 साल के बाद देखना एक भी नहीं मिलेगा। कारण 35-40 साल राज एक ही सिस्टम का चला है। सिस्टम को बदलना होगा। अगर पंजाबी समाज के लोग 47 के बाद यहां आकर परिश्रम करके, मेहनत करके बुलंदियों को छू सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर छा सकते हैं, तो ये समाज अपना हक लेने के लिए इनको झुका भी सकता है, सिस्टम को भी बदल सकता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ये अभियान इलेक्शन के दौरान चलेगा, आगे पीछे भी चलेगा? ये आगे पीछे भी चलेगा जी, जब तक ये हम इसको हासिल नहीं कर लेते, अपनी हम अचीवमेंट नहीं कर लेते, ये चलता रहेगा। हमारे जीवन में तो चलता रहेगा। बत्रा साहब, कल एक कांग्रेस वालों का, ओबीसी वालों का एक प्रोग्राम था, कैप्टन अजय यादव आए थे, उधर बलराज कुंडू ने भी रैली निकाली है। तो जो जातीय समीकरण अब जो बन रहे हैं इलेक्शनों के दौरान, उसका फायदा भाजपा को ज्यादा मिला है, कांग्रेस को मिलेगा? सीएम दौड़े के लिए, सीएम मुख्यमंत्री दौड़े। देखिए मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अब फिर कोई भाई हमारे पंजाबी समाज का भी बीजेपी का बैठा होगा, यहीं खिंड पिंड हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, इनका कोई एक काम विकास का गिना दो। मंदिर, राम, कास्ट, इसके अलावा ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अडॉप्ट करते हैं। कैसे कास्ट की वोट ली जाए, कैसे समीकरण बिठाए जाए, ऐसा पेश करते हैं जैसे भगवान राम ने इन्हीं के घरों में ही जन्म ले रखा है। भगवान राम तो सबके हैं, हमारे भी है, लेकिन नहीं, जो इनकी आरएसएस की शाखा को अटेंड करेगा वो उनका सबसे प्रिय है। और भाई हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदुइज्म की पॉलिसी को समझते हैं, हमें मानते ही नहीं। वो कहते थे ना, छोड़ो ये तो मुसलमानों की बात करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, विकास नाम की चीज नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये कहा है कि कृपा करके माननीय मनोहर लाल जी खट्टर 8.5 साल का हमें श्वेत पत्र जारी करो कि जिस समाज के आप मुख्यमंत्री हो, आपने कितने समाज के लोगों को नौकरियां प्रदान की यूनिवर्सिटी में। मेरे को दे दो 72 घंटे का टाइम, मैं सारे स्टेट के अंदर आपको श्वेत पत्र जारी करके दिखा दूंगा। जैसे एमडी यूनिवर्सिटी में इतने एम्प्लॉई हैं और इतने अलग अलग कम्युनिटी के हैं।
गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर इतना टोटल एम्प्लॉय है, इतने हैं। ये तो एक चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर चाहिए और आपको अगले दिन पूरा डाटा सामने आ जाए। विधानसभा में पेश नहीं करते, करें ना पेश। आज 27% हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन नौकरियों में आज शून्य के बराबर खड़े हैं। एक बात आपने कही कि जो हमारी बात सुने पार्टी हम उसको समर्थन दे, किसी ऑफर आया किसी पार्टी की तरफ से जो आप अभी अभियान देखिए ऑफर तो देखिए सुनो मेरी बात। अभी तो वो कहते हैं ना अभी तो हम चले हैं, आगे आगे देखिए सारे आएंगे। ये अकेला कोई मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। ये 11 मेंबरी कमेटी पावरफुल कमेटी है, सिंडिकेट है हमारी। ये जो फैसला करेगी पार्टी के लीडर्स बात करेंगे, कोई इंडिविजुअल बात नहीं करेगा, सारे इकट्ठे होकर बात करेंगे। जो निर्णय हमारा सामूहिक होगा उसी को माना जाएगा। अभी आपके हिसाब से खट्टर साहब से आप पिछले 8.5 साल से जो चल रहा है कार्यकाल उससे संतुष्ट नहीं है। अब आगे के आधार के ऊपर आप खट्टर साहब के साथ में रहेंगे पंजाबी समुदाय या फिर आगे झगड़ा होगा? देखिए ऐसा है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। खट्टर साहब तो जब राजनीति में मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे तो मेरे पास आया करते थे। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, सज्जन आदमी है। लेकिन एक जो हमारा हक है उसको तो हमारे समाज, ये मेरे इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये तो समाज की बात है। ये तो जो जवाब वो देंगे वो समाज के सामने आ जाएगा। फिर जो पंजाबी समाज से जो ऊपर बैठा है उसी से अगर अपेक्षा नहीं हो पाती है तो फिर किसी और समाज का व्यक्ति ऊपर बैठा है तो आप कैसे देखिए अपेक्षा जरा हो? इंतजार कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। खाना खा के जाना।